हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग होता क्या है? किसी भी कंट्री के लिए और उसकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए पावर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर हमारे देश में जिसके हाथ में पावर्स होगी उसी का सरकार बनेगा और वो जैसे भी पॉलिसी बनाना चाहती है वैसी आसानी से पॉलिसी पूरे देश पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसलिए पावर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये पावर किसी भी कंट्री में कैसे इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, किसी के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, किसी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, उसी प्रोसेस को समझेंगे। इसके लिए हम लोग दो कंट्री का एग्जांपल लेंगे, एक बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप की बहुत छोटी सी कंट्री है, इसकी पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ है, जो कि हमारे एक छोटे से स्टेट हरियाणा की आधी पॉपुलेशन के बराबर है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे इसकी एथनिक डाइवर्सिटी। उससे पहले देख लेते हैं कि ये बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करती है। पहला है फ्रांस, द नेदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग। बॉर्डर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जिस भी कंट्री के आसपास जो बॉर्डर शेयर करते हैं वहां की पॉपुलेशंस भी उस देश में थोड़ा बहुत तो रहती ही है। वैसे ही श्रीलंका में लेंगे, छोटी सी आइलैंड कंट्री है जो इंडिया के साथ लगी हुई है। ठीक है, तो ये इसकी पॉपुलेशंस अप्रोक्सीमेट 2 करोड़ के आसपास है, जो हरियाणा के पॉपुलेशंस के इक्वल है। अब दूसरी बात कि इसकी एथनिक कंपोजिशन को देखेंगे कि कौन सी स्पीकिंग की लोग ज्यादा रहते हैं, कौन से रिलीजन्स को फॉलो करने वाले लोग कितने परसेंट में हैं। और यही मैटर जो होता है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश की ज्योग्राफी को समझने के लिए, उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को समझने के लिए, उसके पावर शेयरिंग को समझने के लिए। एथनिक कंपोजिशन की बात करें तो 59% फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं। डच बेल्जियम की खुद की लैंग्वेज है, ये वही के नेटिव्स है। 40% लोग वलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। फ्रेंच फ्रांस की भाषा है और फ्रांस के साथ टेरिटरी भी है बेल्जियम की, जिसकी वजह से कुछ लोग वहां जाके रहते भी हैं। अब रिमेनिंग 1% है, ये जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं और ये पूरे बेल्जियम में थोड़ी थोड़ी मात्रा में फैले हुए हैं। उसके बाद देखिएगा, अगर ब्रसेल्स की बात करें जो कैपिटल है बेल्जियम की, तो यहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है वो थोड़ा सा अलग है। अब जो पूरे देश में मेजोरिटी अभी तक डच की है जो 59% है और 40% तो बस फ्रेंच है, लेकिन बेल्जियम की कैपिटल जो ब्रसेल्स है वहां बात करेंगे तो 80% लोग जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग है। मतलब कि फ्रेंच लैंग्वेज ज्यादा बोली जाती है कहां? कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में। और बाकी के जो 20% है ये डच लैंग्वेज बोली जाती है कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में। तो यहां से देखे होंगे कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसका बहुत कम ही लोग हैं जो कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में रहते हैं। और आपको यह बात समझ में आया होगा कि किसी भी देश में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो होती है वो कैपिटल से ही होती है। अब कोई भी देश, अब जैसे हमारे यहाँ बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया का जो सेंट्रल पावर है वो दिल्ली में है और दिल्ली से ही सारी चीजें ऑपरेट की जाती है पूरे देश में। वैसे ही ब्रसेल्स में होती है, ब्रसेल्स से ही पूरे बेल्जियम का जो सिस्टम होता है वो फॉलो किया जाता है। अब दूसरी तरफ श्रीलंका का देखेंगे तो इसकी पॉपुलेशन से टोटल 2 करोड़ और इसका एथनिक कंपोजिशन में सिंघाला सबसे सुपरमेसी में है। मतलब कि 74% टोटल पॉपुलेशन सिंघाला कम्युनिटी के हैं और ये लोग सिंघाला कम्युनिटीज बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म को सबसे ज्यादा वहां फॉलो की जाती है। रिमेनिंग जो 18% है, 18% ये लोग तमिल स्पीकर्स है, मतलब तमिल लैंग्वेज बोली जाती है। और तमिल भी 2 लोग होते हैं, 2 टाइप्स के हैं। एक जो श्रीलंकन नेटिव्स है, श्रीलंकन तमिल्स कहे जाते हैं, और इंडियन तमिल्स जिनके फोरफादर यहां से गए थे काम की तलाश में और वही रह गए थे। अब रिमेनिंग जो 7% बचे ये क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं और ये सिंघालीज और तमिल्स दोनों मिला के इक्वल हैं थोड़े बहुत, और ये पूरे देश में स्प्रेड है तो ज्यादा इनसे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। जो मेन मैटर है ये 74% और 18%। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सी ऐसी बात है, ये तो एथनिक कंपोजिशन देख लिए कि एथनिक कंपोजिशन दोनों कंट्री में कैसा कैसा है। और अब देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट पावर का जो गेम है। अब देखिएगा कि सिंघालीज जो चाहेंगे कि चूंकि हम मेजोरिटी में हैं तो पावर हमारे हाथ में रहे, दूसरी तरफ 59% में ये डच स्पीकिंग लोग हैं तो मेजोरिटी में ये है तो ये चाहेंगे कि हमारे पास पावर हो। अब इसी पावर गेम में कॉन्फ्लिक्ट कैसे होगा, कौन सी देश स्टेबल हो पाएगी और कौन से देश में कॉन्फ्लिक्ट बहुत हद तक
बढ़ जाएगा। एथनिक कंपोजिशन देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि कौन सी कंट्री अपने कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से मैनेज करेगी, किस तरीके से बनाएगी। इसका एग्जांपल लेंगे बेल्जियम का। तो बेल्जियम में बेल्जियम के जो मिनिस्टर्स थे, वहां के जो लीडर्स थे, उन्होंने ये एक बात सोचा कि जब तक हम एक दूसरे के रिलीजन, एक दूसरे के कल्चर को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक देश में यूनिटी बना के रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से बनाया कि किसी को नुकसान ना हो, किसी को फायदा ना हो, किसी के रिलीजियस मैटर को हर्ट ना हो और किसी को ज्यादा ही फायदा ना हो जाए। तो उन्होंने ये बनाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल मिनिस्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया कि मतलब जितने डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे उतने ही ज्यादा सेंट्रल में फ्रेंच मिनिस्टर्स भी होंगे। इसके साथ अपने लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने अपना लॉज नया निकाल दिया। साथ में बहुत सारे पावर्स, मेनी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। अब स्टेट गवर्नमेंट को मिलने से यह फायदा हो गया कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट बहुत हद तक कम जाएगा। अब आपको ये पता होगा कि ब्रसेल्स में तो भी झगड़ा था ना, कैपिटल सिटी जो था बेल्जियम की, वहां भी तो झगड़ा था। 80% फ्रेंच स्पीकिंग थे, 20% थे क्या कि डच स्पीकिंग। लेकिन इन्होंने यहां भी काम आसान कर दिया कि इन्होंने कहा कि हम सेपरेट गवर्नमेंट कर देते हैं, कैपिटल सिटी में सेपरेट गवर्नमेंट कर देते हैं। अब लोग जैसे कि इंडिया का देखिएगा, तो इंडिया में आम आदमी पार्टी की सरकार है अभी, लेकिन पूरे सेंटर में बीजेपी की सरकार है। वैसे ही यहां भी एक सेपरेट गवर्नमेंट का फॉर्मूला यूज किया गया और ये भी कह दिया गया कि बोथ कम्युनिटी, जो डच है और जो फ्रेंच भी है, तो दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा ब्रसेल्स में। अब ब्रसेल्स में जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो मान गए, क्यों? क्योंकि सेंटर में डच वाले भी तो मान गए थे, क्योंकि मेजोरिटी तो डच की थी पूरे देश में। लेकिन यहां सेंटर में डच मान गए तो ब्रसेल्स में फ्रेंच वाले भी मान गए। साथ ही इसके एक और टीयर ऑफ गवर्नमेंट बना दिया गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या था कि वहां एक सेपरेट कम्युनिटी को सपोर्ट करने वाले, अब एक ही कम्युनिटी में इलेक्शंस खुद ही होंगे, वहां से रिप्रेजेंटेटिव्स चुन चुन के आएंगे। फ्रेंच का अलग होगा, डच का अलग होगा। और 1% जो जर्मन थे उनको कोई मैटर नहीं था कि वो कहाँ रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं और कैसे जीते हैं। अब हम लोग देखेंगे श्रीलंका में। श्रीलंका अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अप्लाई किया, कैसे अपने देश में लाया। अब आपको पता है कि 74% सिंहाला कम्युनिटी के लोग थे। अब इन्होंने अपना डोमिनेशन दिखाया। 1956 में एक एक्ट पास कर दिया गया जिसे सिंहाला कम्युनिटी को, सिंहाला लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। अब जैसे एक किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए तो उससे क्या होता है कि बाकी जो कम्युनिटी है उसका डिसरिगार्ड हो जाती है। जैसे इंडिया में देख लीजिएगा कि बहुत सारी लैंग्वेजेस है, तो किसी एक लैंग्वेज को हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं डिक्लेयर कर देते हैं। 22 जो स्केड्यूल्ड लैंग्वेज है हमारे साथ, हिंदी तो है नहीं, साथ में 21 स्केड्यूल्ड लैंग्वेज भी है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ सिंहाला अपने आप को सुपरमेसी में दिखाया और ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। साथ ही एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ये बना दिया गया कि बुद्धिज्म को ये लोग प्रमोट करेंगे और स्टेट को ये भी कह दिया गया कि ये जो बुद्धिज्म है और वहां की जो सिंहाला कम्युनिटी है इसको प्रोटेक्ट भी किया जाए। साथ में एक और चीज कर दिया गया कि किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उसमें प्रीफरेंस मिलेगा किसको? वो मिलेगा सिंहाला को। अब कहीं भी जाइए तो हर जगह सिंहाला सिंहाला सिंहाला। अब इससे क्या हुआ कि जो लोग थे, जो तमिल नेटिव्स थे, अब आपको पता है कि 18% थे श्रीलंकन तमिल्स और उसमें से 13% जो थे श्रीलंकन नेटिव्स थे। तो उनका कहना था कि हम तो भाई यहीं के रहने वाले, तो हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? अब जैसे अब तमिल्स हैं तो उनका तो हक है ही, लेकिन उनके लिए कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं दी गई। अब यही जो मैटर है, जो सिंहाला कम्युनिटी है वो अपना डोमिनेंस दिखाने लगी, जिसकी वजह से इन दोनों कम्युनिटी के बीच, सिंहालीस और श्रीलंकन तमिल्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बढ़ता गया। अब यही कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे सिविल वॉर का रूप ले लिया और सिविल वॉर में आपको पता है कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स बोथ कम्युनिटीज के मारे गए, बहुत ज्यादा देश का नुकसान हुआ। आपको पता है कि सिविल वॉर जब हुआ था
तो इंडिया के भी बहुत सारे सोल्जर्स भेजे गए थे श्रीलंका में, श्रीलंका के ये सिविल वॉर को रोकने के लिए, और वहां भी हमारे बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए थे। तो ये एक बस एग्जाम्पल है कि अगर हम दूसरी कम्युनिटी और दूसरे रिलीजियस मैटर को अगर हम रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब हम कभी से इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हमारे देश में स्टेबिलिटी हो, हमारे देश में यूनिटी हो। दो बेस्ट एग्जाम्पल यहां दिखाया गया, श्रीलंका का और बेल्जियम का, कि पावर शेयर करेंगे हम लोग और अच्छे तरीके से किया जाए तो देश में यूनिटी और स्टेबिलिटी बनी रहती है। अगर डोमिनेंस दिखाना शुरू करेंगे किसी एक कम्युनिटी, तो देश में सिविल वॉर जैसी स्थिति भी आ सकती है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।